हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग विलयन का दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें मैं बात करेंगे विलयन के प्रकार और उसके सांद्रता पदों की, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की। तो सबसे पहले बिना देर किए हम लोग बात कर लेते हैं विलयन के प्रकार। विलयन को कई डिफरेंट तरीकों से क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें से पहला हमारा तरीका अगर हम देखें तो विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार। बहुत बेसिक चीज है, आप लोग जानते होंगे, फिर भी विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, सेकंड वन इज सांद्र विलयन, concentrated solution, third one is संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और लास्ट वन इज अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस तरीके से विलयन को 5 भागों में बांटा गया है। तनु विलयन क्या होते हैं? वे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है। जैसे आप मान लो किसी समय शरबत बना लो, तो अब कुछ लोग शरबत ज्यादा मीठा पीते हैं, तो मान लिया आपने, और कुछ लोग कम मीठा पीते हैं। तो अगर 1 लीटर पानी में, 1 लीटर वाटर में अगर आपने मान लो एक शरबत में 10 ग्राम चीनी मिलाई, और दूसरा 1 लीटर बनाते समय आपने 50 ग्राम चीनी मिलाई, तो अब इन दोनों सॉल्यूशंस को कंपेयर करोगे तो जिसमें सॉल्यूट कम मात्रा में उसे तनु कहा जाएगा, और जिसमें सॉल्यूट ज्यादा मात्रा में उसे सांद्र कहा जाएगा। तो ये हमारा इन दोनों की कंपैरिजन में आपका तनु विलयन है, और ये आपका सांद्र विलयन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। इसी तरह संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन क्या होता है? संतृप्त विलयन कैसे आप बनाते हैं, जरा गौर करिए। कई बार आप जब शरबत बनाते हो तो उसमें चीनी घोलना स्टार्ट करते हो, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर, स्थिर ताप पर एक निश्चित अमाउंट के बाद, एक निश्चित मात्रा के बाद चीनी का घुलना बंद हो जाता है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें विलेय पदार्थ को और अधिक मात्रा में स्थिर ताप पर नहीं घोला जा सकता है, उन्हें हम संतृप्त विलयन कहते हैं, जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा न घोली जा सकती, जिसमें ये ध्यान दें ताप स्थिर रहना चाहिए, स्थिर ताप पर, जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा न घोली जा सकती, जा सके, उसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। और इसी का अपोजिट आप कह सकते हो वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है, असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। और अतिसंतृप्त क्या होते हैं? वे विलयन जिनमें संतृप्तता की सीमा से ज्यादा, सैचुरेशन की लिमिट से ज्यादा सॉल्यूट घुला हो, उन्हें हम अतिसंतृप्त विलयन कहते हैं। ये तो नॉर्मल बात होगी, हमें चूंकि कई बार क्वेश्चंस में लिख के आ जाता है, थ्योरी में लिख के आता है तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त, असंतृप्त, तो उनका मतलब मीनिंग पता होना चाहिए। तो ये अमाउंट विलेय का
कम ज़्यादा होने पर विलेन की नेचर बदल जाती है, सॉल्यूशन का नेचर बदल जाता है। कम विलेन बहुत कम अमाउंट में विलेन, शांत विलेन अपेक्षाकृत अधिक संतृप्त। सैचुरेशन का मतलब जब तक सेम टेम्परेचर पर जितना अमाउंट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का घुल जाए, संतृप्त विलेन, असंतृप्त जब तक घुलता रहे असंतृप्त है, और घुलना बंद करने के बाद भी आप घोल दो तो उसे अतिसंतृप्त। इसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन आता है विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलेय को 9 भागों में बांटा गया है। विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलेय मुख्य रूप से 9 प्रकार का होता है। विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलेय 9 प्रकार का होता है। जैसे अच्छा, कुछ बुक्स इसे 3 भागों में बांटती है। क्यों? क्योंकि जैसे सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट, विलायक की फिजिकल स्टेट के आधार पर विलेन 3 प्रकार के हैं, ठोस विलेन, द्रव विलेन और गैस विलेन, और इन तीनों को 3-3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। लाइक दैट यहाँ हम एग्जांपल्स ले लेंगे कुछ। पहला हमारा होता है जब विलायक भी ठोस है और विलेय भी ठोस है। ठोस में बना ठोस का विलेय, जैसे एलॉयज, मिश्र धातु। मिश्र धातु में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिक्सचर। तो भैया मेटल्स तभी सॉलिड है, और सॉलिड्स जब आपस में मिक्स है तो सॉलिड में सॉलिड का सॉल्यूशन बन गया। इसे हम कहते हैं ठोस में ठोस का विलयन। ठीक है। दूसरा, अभी भी हमारा सॉल्वेंट सॉलिड है, लेकिन सॉल्यूट अब कैसा हो जाएगा? लिक्विड। तो अब आ जाएंगे अमलगम। अब अमलगम क्या होता है? मरकरी में किसी धातु का विलयन। मरकरी जानते हैं ना, पारा। पारा एक लिक्विड मेटल है, और उसमें किसी आप जब मेटल को किसी अन्य धातु का मिश्रण अमलगम कहलाता है। जैसे सोडियम को आप मरकरी में घोल दें तो सोडियम अमलगम। ठीक है। इस तरह के मरकरी में किसी भी मेटल को आप चांदी को घोल दें तो सिल्वर अमलगम, गोल्ड को घोल दें गोल्ड अमलगम, ये आपके ठोस में द्रव का विलयन हो जाता है। इसी तरह ठोस में आपका गैस का विलयन। अब ठोस, सॉलिड और गैस, लाइक दैट चारकोल में किसी गैस के शोषण से बना मिश्रण। जनरली आप मास्क आजकल लगा रहे हो, कोविड-19 चल रहा है, तो मास्कों में क्या होता है, ऐसे कुछ एक्टिवेटेड चारकोल आदि के 3 लेयर मास्क आते हैं जो आपको प्रदूषित गैसों को अंदर जाने से रोकते हैं। तो वो कैसे रोक लेते हैं? गैसों को अपनी सरफेस में एडजॉर्ब कर लेते हैं, शोषित कर लेते हैं। तो वहां भी एक मिक्सचर बन जाता है, चारकोल है या किसी मेटल में आप किसी गैस का एडजॉर्प्शन करवा दें, तो इस तरीके से आपके बने विलयन ठोस में गैस के विलयन कहलाते हैं। अब आप बदल देंगे विलायक की फिजिकल स्टेट, तो अब आपके द्रव विलयन, मान लो हमने द्रव ले लिया, अब द्रव में ठोस। द्रव में ठोस जैसे नमक घोल दो पानी, चीनी घोल दो पानी, तो भैया ठोस विलेय है और विलायक है द्रव। नमक व
जल का घोल, जल प्लस चीनी का घोल, ये सब आपके, अब चीनी सॉलिड है, सॉल्ट नमक सॉलिड है, उसको वाटर में घोल ले तो वाटर लिक्विड है, तो द्रव में ठोस का हो गया। अब द्रव में ही आप द्रव दुनिया में सबसे ज्यादा बनाया गया विलय है। जल और एल्कोहल, दिन भर में कितना एल्कोहल लोग जल में घोल के गटक जाते हैं। तो इस तरह के सॉल्यूशन क्या है, द्रव होते हैं। दूध में पानी मिला दिया, ठीक, ये सब आपके। अब इसके बाद नोट करते जाएं, पॉज करके नोट करते जाएं, पॉज करके नोट करते जाएं। पॉज कर दिया। अब देखिए द्रव गैस, अब द्रव में गैस, आप देखो पानी खुला छोड़ दो, उसमें कुछ देर बाद एटमॉस्फेरिक गैस में घुल जाती है, लाइक दैट, जैसे वाटर प्लस CO2, तुरंत क्या बन जाता है, H2CO3 बन जाता है, कार्बनिक एसिड। तो इस तरीके से गैस द्रव में घुल गई, तो गैस द्रव का विलयन बन गई। अब इसके बाद आता है, अब हमने फिर बदला विलायक और अब ले लिया गैस, तो गैस में अब ठोस हो रही, गैस इस बार हमारा सॉल्वेंट है और ठोस हमारा सॉल्वेंट। आपने देखा होगा प्राय धुआं, धुआं क्या होता है, कई गैसों का जो किसी ईंधन को जलाने पे निकलता है मिक्सचर, और उसमें आप देखते हो कार्बन जैसे सॉलिड पार्टिकल्स कालिक नहीं निकलती धुएं से, वो उसमें घुली रहती है। तो धुआं किस तरह का है, गैस ठोस का विलयन। अब इसी तरह गैस में द्रव, तो आप देखते हो मॉइस्चर, हर समय हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर रहता है। मॉइस्चर मतलब वाष्प, लिक्विड फॉर्म, पानी, वो किस में घुला हुआ है, गैसों में। तो नमी, नमी हमारी क्या होगी, गैस द्रव का मिक्सचर है। अब इसके बाद लास्ट आता है गैस गैस, ये तो सभी जानते ही होंगे, गैसेस मिक्सचर, जैसे वायु कई गैसों का मिक्सचर होती है, तो ये भी हमारा एक मिक्सचर है। तो इस तरह से टोटल 9 प्रकार के मिश्रण, 9 प्रकार के विलयन विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर होते हैं। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा भी बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, सांद्रता जिसे आप कहते हो, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए सांद्रता है क्या आखिरकार, सांद्रता कुछ और नहीं है, ये केवल सॉल्यूट का किसी सॉल्वेंट के नोन अमाउंट में प्रेजेंट मात्रा को रिप्रेजेंट करती है, यानी किसी विलायक के ज्ञात आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा। यानी अगर हम कहते हैं 1 लीटर में 10 ग्राम चीनी मिली हुई है, तो 10 ग्राम पर लीटर, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। ये उस विलयन की सांद्रता होगी, 10 ग्राम प्रति लीटर, 1 लीटर में 10 ग्राम बोला। तो इस तरह से कई टर्म्स हैं, ग्राम पर लीटर हो गया, मोल पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, मोल फ्रैक्शन, इस तरीके से कई सांद्रता टर्म्स हैं
और कई कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, सबकी हम बारी बारी से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कुछ फिजिकल यूनिट्स की कॉन्सेंट्रेशन की, जैसे प्रतिशत सांद्रता, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन। तो उसमें आपका जैसे परसेंट बाई मास, द्रव्यमान प्रतिशत, परसेंट बाई वॉल्यूम, आयतन प्रतिशतता, परसेंट बाई मास वॉल्यूम, भार आयतन प्रतिशतता, इसी में आपकी सांद्रता पीपीएम में आ जाती है। पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। जब बहुत कम अमाउंट में, बहुत ज्यादा मात्रा में सॉल्वेंट और बहुत लेस अमाउंट में सॉल्यूट होता है, जैसे आपके टूथपेस्ट बनते हैं उसमें फ्लोराइड की मात्रा, इन सब छोटी कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए पीपीएम की जरूरत पड़ती, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पीपीबी जैसे कंसंट्रेशन टर्म्स। तो क्या होता है ये देखते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता लगा तो 100 मैक्सिमम आपको वॉल्यूम लेना है सॉल्यूशन। तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के ग्राम प्रेजेंट है, जैसे हम कह दें कि हमारा 100 ग्राम विलयन है जिसमें 5 ग्राम सॉल्यूट है, तो इस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी हो जाएगी? 5 ग्राम बाई मास या 5% बाई मास, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राम प्रतिशतता को, द्रव्यमान प्रतिशतता को व्यक्त किया जाता है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? परसेंटेज बाई मास बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसी तरह से वॉल्यूम प्रतिशतता होती है। अब उसमें वॉल्यूम है तो एमएल में हम लेंगे। 100 ml में प्रेजेंट या घुले या उपस्थित है, उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या, विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसको भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। परसेंटेज बाई वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अच्छा ये ध्यान रखना, ग्राम रहेगा, ये भी ग्राम, सब ग्राम। यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml और इसी तरह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। इस तरीके से निकाल लेंगे परसेंटेज बाई वॉल्यूम। अब मास वॉल्यूम में क्या करेंगे? सॉल्यूट का मास लेंगे और सॉल्यूशन का वॉल्यूम, यानी प्रति 100 ml विलयन में जितने ग्राम विलेय के उपस्थित, जैसे हम कहते हैं 100 मिलीलीटर जल में 5 ग्राम चीनी घुली है, तो 5% बाई मास वॉल्यूम, इस विलयन की परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? 5% बाई मास वॉल्यूम। तो इस तरीके से हम प्रतिशत सांद्रता, पीपीएम की सांद्रता क्या होती है? पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। तो मिलियन का मतलब 10 लाख,
10 लाख पार्ट्स किसके हों? सॉल्यूशन के। उसमें जितने पार्ट्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं, तो पर 10 लाख विलियन के भागों मतलब पार्ट्स में विलेय उपस्थित विलेय के भागों की संख्या पार्ट्स विलियन की सांख्यता पीपीएम में कहलाती है। प्रति 10 लाख में जितना पार्ट सॉल्यूट का हो, जितने, चाहे वो ग्राम में हो चाहे एमएल में, तो पीपीएम कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 लाख, मतलब 10 लाख 6। इस तरीके से आप पार्ट्स पर मिलियन में कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। ये फिजिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसी में हम लोग कुछ केमिकल रिप्रेजेंटेशन भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का देख लेते हैं। उसमें क्या होता है? सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, सांद्रता मोल पर लीटर, इक्विवेलेंट पर लीटर, ये सब आपके सांद्रता टर्म्स। आइए आज क्वेश्चन करते हैं इनका प्रतिशत सांद्रता वाले का। जैसे मान लो आपसे कह दें 400 ग्राम जल में 50 ग्राम चीनी घुली है, तो विलयन की प्रतिशत सांद्रता ज्ञात कर दो। अभी हमसे बताया कि परसेंटेज बाई मास, क्योंकि सब ग्राम है तो मास परसेंट निकालो, बराबर क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, सब ग्राम इनटू 100। तो अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 50 ग्राम चीनी होगी। मास ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट को जब ऐड करोगे तो सॉल्यूशन बनेगा। तो 400 प्लस 50 इंटू 100, 50 बटे 450 गुणा 100, 0 0 मरा, 5 9 45, ऊपर 100 नीचे 9, 100 में 9 का भाग 9 1 कम 9, 1 बचा, फिर 9 1 कम 9, 1 बचा, ये आता जाएगा 11.11%। ये आ गई विलयन की प्रतिशत सांद्रता। इसी तरह अगर मान लो यहाँ पे क्या कह देता है, इतने ml वाटर में इतने ml सॉल्यूट मिला है, तो हम वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं। अब इनका क्या होता है, इस तरह से निकालने के लिए कभी नहीं आता क्वेश्चन, ये सवालों में लिखे आते हैं, उसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे मान लो लिख के आ गया 5% बाई मास H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन, का मतलब जली विलयन से क्या तात्पर्य से क्या तात्पर्य है, ऐसे लिखा होता है, तो वो समझने वाली बात है। अगर 5% बाई मास कह रहा है तो इसका मतलब 100 ग्राम में 5 ग्राम कौन है? सॉल्यूट, और बाकी कौन होगा? सॉल्वेंट। तो यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ aqueous solution of H2SO4 contains 5 gram H2SO4 and rest 95 gram water. That is the meaning of 5% by mass H2SO4 aqueous solution. इसी तरह से अगर लिखा हो 5% by mass
एक्वस सोल्यूशन ऑफ एल्कोहल, या बाई वॉल्यूम कर लो, बाई वॉल्यूम एल्कोहल के जली विलयन से क्या तात्पर्य, तो उसका मतलब हो जाएगा 100 ml, हम वॉल्यूम में तो ml में, 100 ml में 5 ml एल्कोहल है और 95 ml वाटर, ये आपकी वॉल्यूम परसेंटेज होती है। अब इसी में कह देता 5% मास वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, मास वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया से क्या तात्पर्य, तो इसका मतलब हो जाता है, आप देखो यूरिया आपकी जो है वो सॉल्यूट है और वाटर है सॉल्वेंट, तो आप देखिए वाटर ml में लिया जाएगा और यूरिया ली जाएगी ग्राम में, क्योंकि मास वॉल्यूम कह दिया, तो इसका मतलब 100 ml में 5 ग्राम यूरिया, लेकिन ये ना कह देना 95 ml वाटर, अब इसमें 100 ml ही वाटर बना रहेगा, क्योंकि आप किसी सॉल्यूशन में जब कोई सॉल्यूट घोलते हो तो उसका वॉल्यूम उसकी सीमा से अधिक नहीं बढ़ता है, यानी उसके वॉल्यूम में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता। यहाँ पर 5 ग्राम यूरिया बना रहेगा और पूरा अमाउंट वाटर का बना रहेगा। तो इस तरीके से समझ आई बातें, ठीक है। आइए अब बात करते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज जो आपकी हैं, कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता ग्राम पर लीटर में, तो क्या होती, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या, विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में कहलाती है। 1 लीटर विलयन में घुले विलय के ग्रामों की संख्या, विलयन की सांद्रता ग्राम पर लीटर कहलाती है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इफ ये लीटर में ना हो ml में हो तो यहां 1000 का भाग देंगे लीटर में बना लेंगे, अब वो 1000 पहुंच जाएगा ऊपर, तो इसलिए ऊपर लिख दिया है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। कब 1000 का गुणा, जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में और इसका मास आपका ग्राम। जैसे हम कह दें 40 ग्राम शुगर 400 ml वाटर में घुली तो विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में बताइए। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 40, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 400 का ml, तो हमें 1000 का करना पड़ेगा गुणा, 0 से 0 बने 4 का 4, तो क्या आ जाएगा 100 ग्राम पर लीटर। ये आ गई इस विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर, ठीक है। अब इसी तरीके से नोट करते जाएंगे, पॉज करके बात करेंगे हम लोग मोलैरिटी, मोल प्रति लीटर के सांद्रता मोल पर लीटर, या इसी को बच्चों बोला जाता है मोलरता, मोलैरिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब टर्म्स आपको पूछे जाते हैं, डायरेक्ट यूपी बोर्ड में आ जाते हैं। मोलरता इसे कहते हैं, ठीक है।
तो साफ बात है, मोल पर लीटर, तो अब जैसे ग्राम पर लीटर था तो पर लीटर वॉल्यूम में कितने ग्राम बोले, ऐसे मोल पर लीटर है तो पर लीटर वॉल्यूम में कितने मोल बोले। तो 1 लीटर विलयन में घुले विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। निकालेंगे कैसे, वही तरीका, मोलरता बराबर मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इन लीटर, अब बाई चांस लीटर में एमएल में थोड़ी चीज करनी है आपको, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, मोल्स क्या होते हैं, जैसे मोल्स नहीं मालूम तो मोल्स इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास, यानी पदार्थ का भार बटे अणु भार। इससे हम लोग किसी पदार्थ के मोल निकालेंगे। दिख नहीं रहा होगा तो इधर लिख देते हैं, ऊपर देखिए, मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणु भार। जैसे कहते हैं 4 ग्राम NaOH का मोल बताइए, तो क्या हो जाएगा, भार है 4 और NaOH का मोलर मास कितना होता है, Na का हो गया 23, O का हो गया ऑक्सीजन का 16 और H का हो गया 1, तो 17 23 40, 4 बटे 40 बराबर 1 बटे 10 बराबर 0.1। तो ऐसे मोल निकालते हैं, मोलैरिटी जब भी निकालेंगे तो मोल। अब कई बार मान लो हम मोल्स अलग से निकालने तब इसमें सब्स्टिट्यूट करें, तो सीधा हम फॉर्मूला मोलैरिटी का लिख लेंगे, मास और मोलर मास के पद में क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में आपको सीधे मोल्स निकले नहीं मिलेंगे, आपको बताने पड़ेंगे, मोल्स निकालने पड़ेंगे सीधे। अब देखो पदार्थ के मोल थे तो पदार्थ का भार हो जाएगा, यानी विलय का भार बटे विलय का अणु भार गुणा विलयन का आयतन, काय में, लीटर में। अगर लीटर में ना हो के ml में है तो ऊपर 1000 का कर दोगे मल्टीप्लाई, उसको लीटर में बनाना ही पड़ेगा। ऐसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे हम कह दें कि 40 ग्राम NaOH 400 ml विलयन में घुला है, तो विलयन की मोलरता बता, 40 ग्राम NaOH 400 ml जल में घुला है, तो मोलरता बताओ। मोलरता क्या हो जाएगी, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, Na का मोलर मास अभी ने बताया कितना होता है, 40 होता है, तो भैया 40 बटे 40 गुणा 400 ml था, तो समझ लीजिए 0 से 0 मर जाएंगे, 1 4 से 4 मर जाएंगे। अब भाग दे दो 4 का 10 में, क्या बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 2.5 मोल पर लीटर। ये आ जाएगा इस विलयन का मोलैरिटी, इस विलयन की मोलरता। थैंक यू।